हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। मैंने 9 तारीख 10 तारीख को आपके लिए कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया। आज 11 तारीख है। मैं जिस तरह आपको प्रैक्टिस सेट बता रही थी तो वो प्रैक्टिस सेट इस तरह से था कि कुछ ऑप्शंस उसमें गलत भी थे और हिस्ट्री का तो लगभग सही था। लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू हो गया, यानी कि 8 तारीख को शायद मैंने लास्ट वीडियो डाला है, और उसके बाद जब मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको क्या बताना है, क्योंकि ना ही मैं अपना समय खराब करना चाहती हूँ या फिर बर्बाद करना चाहती हूँ, ना ही आप लोगों का। तो जब मुझे लगा कब लास्ट हो गया है और कल एग्ज़ाम है, तो देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लगातार 8-9 दिन एग्ज़ाम है, 10 दिन और 3-3 शिफ्ट में हो रहा है, तो अलग अलग एक शिफ्ट में एक जैसा प्रश्न होता है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में प्रश्न में बदलाव होता है। तो 9 तारीख को मेरे पास कुछ कैंडिडेट थे जो आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, और कल भी आए थे और आज भी आए हैं, और सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट से हैं। 9 तारीख को जो आए थे वो दिल्ली से आए थे, उनका सेंटर यहाँ पर पड़ा हुआ था पटना, और उनका जो सब्जेक्ट था संस्कृत। लेकिन उनसे मुझे अनिवार्य प्रश्न पत्र पर एक समझ आया कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा 9 तारीख 10 तारीख के एग्ज़ाम के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, उसमें से जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास कोई लिखित तो नहीं है, हाँ 2-4-10 जो उनको माइंड में है, जो उनको याद है, कुछ वो बता रहे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रश्न के प्रकार अभी मैं आपके सामने में रखने वाली हूँ, और इससे आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। और जब तक ये एग्जाम रहेगा तब तक मैं आपको इसी तरह 2 दिन का जमा किया हुआ प्रश्न के प्रकार और प्रश्न का जो तरीका है, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको जरूर बताऊंगी, जिससे कि आप सॉल्व कर पाएँ। आज हम बात करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र की, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में क्या है, जिस तरह की पता चला है, सामाजिक अध्ययन के कैंडिडेट से भी हमारी बात हुई है, तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9th और 10th से मात्र 20% पूछा जा रहा है, 80% जो है 9th 10th के नीचे के क्लास से पूछा जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 to 20% 9th 10th का है, बाकी ऊपर लेवल का है। तो आप समझिएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 9th और 10th से जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 20 to 25% है। 25% तो किसी ने कहा ही नहीं है, 20-22 तक जाते जाते वो रुक जाते हैं। और टोटल या तो कह रहा है 80% जो आपका प्रश्न है ये 9th 10th से ऊपर लेवल का है, या फिर 9th 10th से नीचे लेवल का है 80% प्रश्न। ऐसा लोग कहते हैं जो देकर आए हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये प्रश्न 9th 10th का है, इंटर लेवल का है। या फिर मैंने आपको, अगर आप मेरे इस चैनल में पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, मैंने कहा है कि जो स्टार्टिंग से शुरू होता है वो लास्ट में, स्टार्टिंग में एक हल्का झलक देकर उस टॉपिक को लास्ट में बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि विस्तृत ढंग से बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगर आप लेते हैं तो आप इससे समझिएगा कि क्लास 6-7 में हल्का एक झलक दे दिया गया है, लेकिन डिटेल इसका आपको मिलेगा इंटर में, ग्रेजुएशन में। तो हो सकता है ये जो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है वो इसको या तो इंटर लेवल का समझ रहे हैं, या तो फिर इसको नीचे लेवल का समझ रहे हैं। अभी जो आपका ये जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है पेट्रॉन के माध्यम से, तो इसमें तो आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, और क्या हुआ ये एग्जाम रिजेक्ट होने से तो ईश्वर ही जाने, क्योंकि बिना सिलेबस का एग्जाम है। तो इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे प्रश्न के प्रकार क्या थे। तो ये बिल्कुल मिक्स था, आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, चारों सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको जो है अभी बताना आप लोगों को बंद कर दिया, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको बस आपको रिवीजन करना है, और जिनको अच्छी पकड़ है वो उस पर बने रहिए, कोई टेंशन अब मत लीजिए। अब अगर सोचिएगा क्या पढ़ें तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते जाइएगा। इसीलिए बिल्कुल नहीं सोचना है। अब जो आपके पास तैयारी है उसको समझिए, और 50 नंबर पर पकड़ बनाइए। 50 नंबर में आप अगर 40 नंबर भी ले आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपने बहुत बड़े जो एक स्कोर है उसको आपने अचीव कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसको चारों से पूछा जा रहा है, और 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, अगर वो प्रश्न पत्र आपके पास है तो, और अगर समय है, जिनका कल एग्जाम नहीं है, परसों है, तरसों है, तो उस प्रश्न पत्र को आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे भी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अनिवार्य प्रश्न पत्र में उससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन जो आपका है उसमें से कई प्रश्न हूबहू रखे जा रहे हैं। वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होगी, आपको तो खुद ही करना है। और कई लोग पूछ रहे थे कि जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है
उसमें कैसे रफ करना है, क्या करना है। तो इस एग्जाम का नियम मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों के सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे पास इसका जवाब है कि आपको रफ पेज मिलेगा और एक नहीं बल्कि आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आपको वहाँ रफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि किस तरह से प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं जो अभ्यर्थी के अनुसार कहा गया, जो एग्जाम देकर आए हैं। सिस्टम का पासवर्ड वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वही मांगा जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, आराम से आपको एग्जाम देना है। और यहाँ पर एडमिट कार्ड में जितना जो भी लिखा हुआ है मास्क ग्लव्स जो दे दिए जान रहे हैं, जो नहीं देंगे इसके लिए तैयार रखिएगा। अब हम बात करेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र का। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र में अब आप थोड़ा सा पकड़ बनाइएगा, उसमें क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार से, और अधिकांश मैथ पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैथ में आप देखेंगे 28 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी से था, यानी जो चाल है, दूरी है, गति है, स्पीड, जो स्पीड है आपका, जो टाइम है आपका, और जो डिस्टेंस है, उससे पूछा गया था। एक प्रश्न इस बार भी वही हो रहा है। एक प्रश्न आपके वर्क एंड टाइम से पूछा जा रहा है, समय और कार्य से, अगर एक व्यक्ति इस काम को इतना करता है तो 10 व्यक्ति इसी काम को कितने समय में करेगा, इस तरह करके। तो हम आपको जो भी बताने वाले हैं वो बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल सरल ट्रिक होगा। आप कल भी अगर एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा और आप इसका आंसर देकर आएंगे। बहुत ही मतलब कि सोच समझ कर हम आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि अब कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास है तो पढ़िए। आपको नहीं पता आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन उसी तरह मिक्स ही है। सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ने में मन लगता है पढ़िए, लेकिन अगर अनिवार्य प्रश्न पत्र को आपने छोड़ दिया है तो थोड़ा सा उसके मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह पे फोकस करिए। तो आज जो हम ट्रिक आपको अभी बताएंगे वो इतना आपके लिए लाभदायक होगा, फिर आपको ना रिवीजन करना है ना कुछ करना है, आपको और भी एक्सपेरिमेंट करना है। तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप उस प्रकार के प्रश्नों को हल करके आएंगे। पहला प्रश्न हम उठाते हैं, ये 28 जनवरी को पूछा गया था स्टेट में, लेकिन अभी भी ये प्रश्न पूछा गया है, डिजिट में फर्क है। तो हम अभी जो पूछा गया है प्रश्न, हो सकता है किसी को 25 पूछा गया है, किसी को 27 दिया गया है, किसी को 45 दिया गया है, लेकिन अगर 28 जनवरी का क्वेश्चन आपके पास होगा तो उसमें ये प्रश्न था कि 1 से 31 तक के बीच, 1 से 31 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। इसको आराम से समझ लीजिएगा। यहाँ मैंने 1 से 31 लिखा है, प्रश्न अभी मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये भी दे सकता है 31 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग, आपको दे सकता है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, 75 तक सभी संख्याओं का योग। आपको इस तरह से समझना है कि कैसे इसको शॉर्टकट ट्रिक में निकालना है। तो अभी हम काफ़ी आपको इस क्लास में बहुत कुछ शॉर्ट में बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे, आप बने रहिएगा और ये स्टेट एग्जाम दे दीजिए। फिर आप लोग जो कहेंगे मैथ, रीजनिंग, किसी से भी जुड़ा हुआ टॉपिक आपके पास डिटेल में लेकर आएंगे। इसको याद रखिएगा, 1 से 100 तक में टोटल जो अभाज्य संख्या होता है वो 25 होता है। अभाज्य संख्या सबको पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन उन महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ जो थोड़ा सा पीछे हो गई हैं या उनको हड़बड़ाहट हो रही है, बिल्कुल आप लोग नहीं हड़बड़ाइएगा। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे कि वैसी संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ अपने आप से ही कटे। जैसे कि 2 किसी से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। जैसे कि 5 किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 6 है तो 6 2 से भी कट रहा है। 2 को 3 बार आप पढ़ते हैं 6 आता है। 3 को 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, लेकिन 5 जो है 5 किसी में भी नहीं आता है। तो जो अपने आप से सिर्फ कटे वो है आपका अभाज्य संख्या। और 100 से 100 के बीच ही आपका डिजिट आता है, इसी के बीच सारे नियम को लगाया जाता है। तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है वो 25 होता है। और इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस 2 दिन के एग्जाम में मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात की उन्होंने ऐसा कहा है कि पूछा गया, और मैं सारे प्रश्नों को क्लियर करूंगी जो जो पूछा गया है। अब बात है कि 1 से 50 तक जो भी संख्याएं हैं, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी बताऊंगी। 15 अभाज्य संख्याएं होती है, ये आप समझ लीजिएगा। अभी तो आपका एक नंबर क्लियर। अब बचा 50 से 100, तो 50 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती है, जब टोटल 1 से 100 तक में 25 होता है,
और 1 से 50 तक में 15 हो गया, तो 50 से 100 तक में 10 हो गया, तब तो ये 10 और 15 मिलकर 25 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखना है हमें कि कैसे 100 से 150 तक अभाज्य संख्या जो है 15 होता है। हम उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर समझाएंगे। 1 से 50 के बीच में आपका आ गया 2, 3, 5, 7। यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है अभाज्य संख्या, जो मैंने कहा था 1 से 50 के तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और एक बार एग्जाम दे लीजिए, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताएंगे क्या है अभाज्य संख्याएं, क्या है भाज्य संख्याएं। ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये 15 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अपने आप ही कटेगी, किसी से भी नहीं कटेगा, किसी भी पहाड़ी में ये नहीं आएगा। और ये 50 से 100 तक यहाँ पर फिर 10 है आपका, तो इसको अभी आपको बिल्कुल नहीं समझना है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 1 से 31 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 31 तक के बीच कह रहा है, तो पहला अभाज्य संख्या तो आपका 31 ही हो गया। हो सकता है अगर आपको 32 दे दे, 35 दे दे, तो आपको समझना है, तो आपको स्टार्ट करना है 2 से। 2 प्लस आपका 3 प्लस 5 7 और फिर 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 से 9 कट रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए थोड़ा डिटेल बता रही हूँ कि किसी को भी लाभ मिल जाए। 11 फिर आपका हो गया 13 और फिर यहाँ पर आपका हो गया 17 और फिर 19, 23 और 29 और 31 के बीच बोल रहा है, 31 तक नहीं बोल रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ भी आपका 1 नंबर जा सकता है, क्योंकि आपके ऑप्शन में अगर आपने 31 जोड़कर निकाला है तो एक ऑप्शन आपको वहाँ ये भी दिखेगा, लेकिन आपको इस शब्द पर ध्यान देना है, इसके बीच बोल रहा है या इस तक बोल रहा है। तो 31 के बीच बोल रहा है, यहाँ पर 31 को ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप सबको जोड़ दीजिए। ये 10 हो गया, 10 17 और ये 28 और ये 41 67 87 90 और टोटल आपका हो गया 129। यहाँ जो आपका दिया हुआ है 1 से 31 के बीच, आपको ये भी पूछा जा सकता है 1 से 31 के कम। 28 जनवरी को ये पूछा गया था इस तरह से, 1 से 31 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो आपको इसी तरह से करना है, अभाज्य संख्याओं का योग इस तरह से आपको निकाल लेना है। ध्यान यहाँ आपको देना है, 35 कह रहा है, 50 कह रहा है, और ये जो 2 लाइन मैंने अभी आपको बताया ये इसीलिए मदद करेगा कि अगर 50 के अंदर आपको कहे तो आपको ध्यान रखना है 15 से अधिक अभाज्य संख्याएं नहीं होगी 50 के अंदर, तो ये आपके लिए 1 नंबर महत्वपूर्ण था। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप रीजनिंग बनाना शुरू करिएगा, आपके सामने में पेपर रहेगा, उस पेपर में आपको करना क्या है, जो 2-4 ट्रिक मैं बता रही हूँ देखिएगा, और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप 5 से 7 नंबर उठा कर ले आएंगे, जितना मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिएगा, पेपर में सबसे पहले आपको लिख लेना है A = 1, B = 2, C = 3, D = 4। सबसे पहले आपको यही काम करना है, क्योंकि इससे एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो, और 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, इस ट्रिक पर आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। अभी मैं आपको बताऊंगी 3 नहीं बल्कि 4 या 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो A = 1 है, यानी कि 26 लेटर होता है A to Z में, तो A पहले स्थान पर है, तो इससे जुड़ा हुआ इतना प्रश्न पूछा था 28 जनवरी में, और इस बार भी लगातार पूछ रहा है। जिस तरह के अभ्यर्थी बता रहे हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। सबसे पहले पेपर में इसी तरह से मैं इसको इस तरह से लिख के आपको समझा सकती हूँ। C = 3, D = 4, E = 5, F = 6। देखिएगा यहाँ पर मैंने A से O तक लिखा हुआ है, आप टोटल वहाँ पर Z तक लिखिएगा। मैंने इसीलिए नहीं लिखा, बस मैं आपको समझा रही हूँ, इसी के अंदर मैं आपको समझा दूंगी। O = 15 आता है। कुछ दूरी का अगर आपके पास रात भर का भी समय है तो इसको रट लीजिएगा। A = 1 है तो E = 5 है, 5वें जगह पर E आता है। J = 10 है और O = 15 है, M = 13 है, R = 18 है। इस तरह से आपको इसको पहाड़े की तरह याद कर लेना है। इससे जो प्रश्न पूछा गया था 28 जनवरी में, 28 जनवरी को ये थे आपके प्रश्न, क्योंकि अभी इस तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं तो अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर A = 1 है, BAR = 21 है, तो अभी किसी को नेट दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। तो जो प्रश्न हमारे पास लिखित था, हम उसी प्रश्न को सॉल्व करके बस आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न आया था, A = 1, BAR = 21, स्टार = 58, तो एब्रोड बराबर क्या। तो ये एब्रोड, बार या स्टार, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मतलब में ये A = 1, एक बार बस आपको थोड़ा सा वो हिंट्स दे दिया है।
अब बी ए आर बार बराबर 21, यहाँ पर आप देखिएगा बी बराबर यहाँ 2 है, 2 हम लिए प्लस किए, ए बराबर मेरा 1 है, 1 लिए प्लस यहाँ आर है, आर बराबर 18 होता है। आप देखेंगे यहाँ पर 18 19 19 2 21, इसीलिए यहाँ पर ये बार बराबर 21 लिखा है। यहाँ देखेंगे आप स्टार बराबर 58 है, तो S4 आप जब करेंगे तो R बराबर 18 है, S4 19 होता है और T4 20 होता है। ये भी आपको याद रखना है, T4 20, A4 1 है, फिर R4 18 है। इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये देखेंगे आपका आ जाएगा 58। तो यहाँ देखिए आप दिया हुआ है स्टार बराबर 58, तो यहाँ पर आपको ये दिया है, लेकिन इसको समझने में आपको समय लग जाएगा। और ये अगर आप देख रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो वहाँ आप इसको करके आइएगा। अब यहाँ एब्रोड आपसे पूछ रहा है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। काम आपको यही देगा जो आप लिख के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से ए उठाएंगे, एब्रोड है, इसको एब्रोड है बस सीधा सीधा आप 1 प्लस बी है 2 प्लस आर है 18 प्लस ओ है, वो बराबर यहाँ 15 है, 15 फिर से ए है 1, फिर से डी है 4, इसको आपको ऐड करना है। 3 18 3 21 21 1 22 22 4 26 और 26 15 आपका हो गया 41। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 41। ये ट्रिक, तो अभी आपने 2 तरह के ट्रिक को देखा, तो आपने 2 नंबर कवर कर लिया। ये वीडियो पूरा देखिए, आप 5 से 6 नंबर कवर करके आएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है और धुराझाड़ इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, एक बॉक्स बना हुआ है, क्योंकि जो एग्जाम देकर आ रहे हैं मैं उनसे बनवाती हूँ, लिखवाती हूँ। आप ये बताइए किस तरह से पूछा जा रहा है, ताकि हमें भी कुछ आइडिया मिले। इस तरह से बॉक्स बना हुआ था और जैसे जैसे वो लोग प्रश्न बताते हैं किस तरह का था, इस तरह का था, तो फिर हमें याद आ जाता है कि 28 जनवरी को भी इस तरह से पूछा गया था, क्योंकि मैंने 28 जनवरी के प्रश्न पत्रों को काफ़ी अध्ययन किया था। इस तरह से 3 बॉक्स बना हुआ है, इसमें भी आपका ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ R है, X है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ D है, यहाँ B है, N है, यहाँ B है, यहाँ F है। और नीचे में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अभी भी जो पूछ रहा है, ये एक Q दे दिया, B एक आपका R दे दिया, C नंबर आपका T दे दिया है और D नंबर आपका फिर S दे दिया है, इस तरह करके। अब देखेंगे आप, ये सारा लेटर दिया हुआ है A to Z, लेकिन ये इस तरह का रीजनिंग लेटर से बनेगा ही नहीं, ये सारा इस पर डिपेंड है, इस तरह से आपको बनेगा। तो आप जानते हैं यहाँ R बराबर, आपको क्या करना है, तुरंत रफ पेज में एक बॉक्स इधर बनाना है इस तरह से, इसी तरह का 3 घर डालना है, इसी तरह से आपको टोटल करना है, ये रफ कागज पर आपको करना है। और ये क्वेश्चन तो आप खोले रखिएगा। और R बराबर आप जानते हैं 18 होगा, X बराबर आप जानते हैं X Y Z, Z 26 Y 25, तो X कितना हो गया आपका 24, यहाँ 24 हो गया, यहाँ आपका ब्लैंक है। D बराबर आप 4 जानते हैं, B बराबर आपको लिखना है 22 हो गया आपका, L बराबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 12 आपका, फिर N बराबर आपका यहाँ 14 है, B बराबर 2 है, F बराबर 6 है। जितना भी लेटर था सबका मैंने मान लिख दिया। आप देखेंगे ऊपर में 18 है, नीचे आपका 14 है। 18 में 14 माइनस कर रहा है 4 आ रहा है, 24 में 2 माइनस कर रहा है 22 आ रहा है। तो यहाँ जो भी है उसमें अगर हम 6 माइनस करते हैं तो मेरा 12 आ रहा है। तो 18 में जैसे हम 6 माइनस करेंगे तो मेरा 12 आ रहा है। दूसरा एक तरीका है, इस दोनों को जोड़ा गया है, 14 4 18, 22 2 24, तो 12 6 18, यहाँ पर 18 होगा। अब हमें देखना है 18 कितना बराबर है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा 18 22 कुछ नहीं है, ऑप्शन में लेटर है, तो हमको पता है कि R बराबर 18, T बराबर 20, R बराबर 18, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो ये तो आपको लिख के रख ही लेना है, एक से जेड तक का सारा मान, ताकि आप वहाँ पर समय न लगाएं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा और उसमें आपको सही और सटीक आंसर देना है। तो इस तरह से आपके 3 नंबर आपने अभी क्लियर कर लिए हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एक बार लाभ हानि का फॉर्मूला याद करके जाएं, क्योंकि लाभ हानि से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। डायरेक्शन वाला मैंने अनिवार्य प्रश्न पत्र में बहुत करवाया है, तो डायरेक्शन वाला भी पढ़ कर जाएं। और डायरेक्शन वाला 2 तरीके से पूछा जा रहा है, एक तो समकोण त्रिभुज बनाकर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दूंगी, जैसे कि अगर कह रहा है कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, आपको जो रफ पेपर मिलेगा उसमें आपको बस ए से जेड तक आपको लिख लेना है डिजिट क्या होगा, और दूसरा आपको ये दिशा वाला बनाकर रखना है कि ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, ये बनाकर आप रखिएगा। आपसे 2 तरह की बातें, 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से चलना शुरू किया, तो ये जो आरंभिक बिंदु है, इसको आप अपने आप को ऐसे खड़ा समझिएगा। आरंभिक बिंदु पर
आप जस्ट उस आरंभिक बिंदु की तरफ मुख को खड़ा करके इमेजिन करिएगा, फिर देखिएगा आपका दायां किधर है और बायां किधर है, कुछ भी नहीं वहाँ पर सोचना है। जिस तरह आप कंप्यूटर की दिशा में बैठे रहेंगे, आप सोचिएगा वही आरंभिक बिंदु है और मैं यहाँ वहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ पर अपने आप को आप रखिएगा। और आपका दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, यानी कि पूरब आपका इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, पूरब इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। कहे कि कोई व्यक्ति अपने आरंभिक बिंदु से अपने दाएं तरफ, या तो आपको दाएं बाएं करके पूछेगा या फिर पूरब पश्चिम, पूरब की तरफ, अपने पूरब की तरफ वो 3 किलोमीटर चलता है तो 3 मीटर चलता है, 3 मीटर ऐसे हो गया। फिर यहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। या फिर बाएं तरफ अगर कहे, उत्तर पूरब ज़्यादा आसान है, बायां दायां कहे थोड़ा सा कठिन है इसके अलावा। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं, फिर आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करिएगा, हम इस दिशा में खड़े हैं, तो आपका बायां उधर हो गया, दायां इधर हो गया। फिर आपको कहेगा अपने बायां वो जो है 2 किलोमीटर चलता है या 5 किलोमीटर, और अगर उत्तर कहे तो ऊपर जाना है, बायां भी आपका ऊपर ही हो गया, तो यहाँ आप 5 मीटर चल दिए, यहाँ पर चलता है। यहाँ से एक सवाल और भी आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपको ये कर दे, फिर वहाँ से मुड़कर ये 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है। जब ये 3 किलोमीटर मुड़कर बोले पश्चिम की तरफ चलता है, और फिर जब आरंभिक बिंदु से आपसे दूरी पूछे, तो ये बिल्कुल आसान इसका जवाब होगा कि ये इसकी दूरी तो यही हो गई है, तो सेम लेवल पर आ गया, तो ये 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर ही होगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को पलटा दे और इस तरह से पूछ ले, आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बना दे, तो बस यहाँ पे एक बार ये दिशा दिखाए 3 मीटर चला, दूसरी बार दिशा दिखाए 5 मीटर चला, और यहाँ अगर पूछ दे कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तब तो आपको ये इस तरह से मिलाना होगा। और ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ये आपका हो गया कर्ण जिसको कि आप कहते हैं AC, ये आपका हो गया लंब जिसको कि आप कहते हैं AB, और ये आपका हो गया BC, यानी कि A, B और C। ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो इस पर भी आप एक फार्मूला याद करके जाइएगा कि AC होता है, AC बराबर आपका हो गया AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ये अंडर रूट मैंने डाला है, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो ये अंडर रूट नहीं आएगा, ये आपको निकालना है। और ये चूंकि आपको AC ही पूछ रहा है, AC स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना होगा। फिर आपको क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा हम वर्गमूल जिसका निकल सके वो उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ हमने 4 कर दिया, यहाँ हमने 3 कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका AB कितना है, तो AB आपका 3 मीटर है, 3 मीटर पर आपने स्क्वायर कर दिया, और BC आपका 4 मीटर है, 4 मीटर पर स्क्वायर कर दिया। फिर आपको क्या करना है, ये होल में होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पर आपका 9 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आपका हो गया अंडर रूट 25 मीटर पर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है। स्क्वायर बोलता है कि हम तभी हटेंगे जब रूट हटेगा, तो फिर 25 को भी हम लोग स्क्वायर में करेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 5 मीटर पर स्क्वायर, और यहाँ पर हमने स्क्वायर और रूट काट दिया, बचा हमारा 5 मीटर। तब यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ये अपने आरंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। अगर इस तरह से पूछ दे तब तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, और बस इसमें एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब आप निकाल लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर AC बराबर याद रख लिया है कि AC बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होता है, तो सारा चीज आप निकाल लेंगे। अगर AB को आप इधर लाते हैं, AB यानी कि लंब बराबर आपका फिर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और BC को अगर आप इधर लाते हैं तो फिर आपका वही हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बस एक फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और ये प्रश्न भी पूछा गया है लगातार, तीसरे दिन इस तरह के डायरेक्शन वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये आपको याद रखना होगा, लाभ आने का फॉर्मूला याद रखना होगा। रेलगाड़ी वाला भी बिल्कुल इजी ट्रिक है मेरे पास, देखते हैं हम आपको अभी कहाँ तक क्लियर कर पाते हैं, कहाँ तक बता पाते हैं। इसको आपने समझ लिया, और भी हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वो पूछा जा रहा है। ये प्रश्न है आपका, और कुछ अभ्यर्थी ने कहा कि इस तरह के प्रश्न प्लस में पूछे गए थे हमसे, और कुछ अभ्यर्थी ने कहा कि इस तरह के प्रश्न माइनस में पूछे गए थे हमसे। हम अभी आपको दोनों का फॉर्मूला बताएंगे, कोई भी आपसे पूछा जाए आप वो बनाकर आएंगे। और 28 जनवरी को इसको प्लस में शायद पूछा गया था इस तरह करके, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो आप इस दोनों तरह की चीज़ों को समझ लीजिए। आपको प्रश्न पूछा जाएगा x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ का मान निकालिए। कई लोग सोचने लगते हैं 3 पर क्यू कर देंगे,
तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 27 ही रहेगा क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है आपको। और यहाँ पर भी वही लोग करने लगते हैं कि x माइनस 1/x है तो 3 पर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर x प्लस, ये फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, x प्लस 1/x बराबर k मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि जैसे यहाँ 3 आपका दिया हुआ है, समझना है आपको। यहाँ अगर 5 भी रहता, इसीलिए यहाँ पर k माना गया है फॉर्मूला में। कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 10 15 जो भी हो आपको, आपके लिए ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर k होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k होता है। ये है फॉर्मूला। अब आप समझिएगा, यहाँ जो यहाँ देखें आप, यहाँ सारा चीज प्लस में दिया है, फॉर्मूला आपका यहाँ माइनस में आ गया, k क्यूब माइनस 3k, लेकिन यहाँ माइनस में दिया है तो ये फॉर्मूला आपका प्लस में आ गया है, जस्ट अपोजिट। और ये आपको याद कर लेना है, जैसे x माइनस 1/x बराबर k, फिर से k, कि चाहे यहाँ पर आपको 3 दिया है, किसी अभ्यर्थी को 3 दिया, आपको 5 दे देगा, आपको 10 दे देगा, 15 दे देगा, इसलिए यहाँ पर k कोई भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x माइनस 1/x, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होगा k पर क्यूब प्लस 3k, यानी k की जगह पर जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ 3 है, आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 पर क्यूब होगा और 3k। तो देखिए ये प्लस वाला था तो माइनस में आया फॉर्मूला, ये माइनस वाला था ये प्लस में आया फॉर्मूला। इसको आपने रख लिया, अब याद कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है फॉर्मूला से कि अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो यहाँ पर k है, लेकिन यहाँ मेरा 3 है, तो यहाँ k था तो k पर क्यूब किया, हमारे पास 3 है तो हम 3 पर क्यूब करेंगे, माइनस 3k है तो हम k की जगह पर 3 है तो 3 गुना 3 करेंगे। 3 ये फॉर्मूला में ही है और एक 3 मेरे पास है, तो अब इसको हम 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो गया, माइनस मेरा 9 हो गया, 3 तिहाई 9, अब कितना हो गया मेरा 18 हो गया। इसका आंसर मेरा 18 आ गया है। आप लोगों में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह से मिलता जुलता प्रश्न पूछा जा रहा है, सामाजिक अध्ययन में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो पकड़ बनाए रखे, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये अभ्यर्थियों का अनुमान है जो देकर आए हैं, उन्होंने पुष्टि के साथ लिख कर बताया है। और भी बहुत सारे प्रश्नों के कलेक्शन मेरे पास हैं कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो कुछ रेलवे को लेकर, समय कार्य को लेकर जो प्रश्न है, तो अभी तो काफ़ी समय हो गया, अंधेरा भी हो गया, तो इतना आप कंप्लीट करके आइए। कल के एग्जाम के लिए, परसों के एग्जाम के लिए हम और भी तैयारी के साथ आपको और भी बताएंगे